डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज यूनिक सीरीज में एक और टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ओके, डिफरेंट नेम्स है लेकिन एक जैसा ही है। क्या है वो टॉपिक्स? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, आप ग्रेविटेशन में पढ़े हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं। देखिए, इन तीनों भी केसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों टॉपिक, उसमें दो ग्राफ आते हैं। ओके, दो अलग अलग कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन कि हम ये जो है ना, ये जो एक शेल बता रहे हैं, ओके, एक चार्ज सेल है, ओके, शेल है सॉरी। तो ये जो है नॉन कंडक्टिंग शेल, मतलब हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यहाँ पे ये जो है ना, हॉलो एक मास है, ओके, हॉलो स्फेरिकल मास है, समझ ले। इसी तरह यहाँ पे हॉलो कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मेनली ये सारों को हम हॉलो बता रहे हैं, लेकिन एक चेंज याद रखना, ये जो सिचुएशन है ये तीन के लिए एक जैसी आती है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या शेल बोले, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या शेल बोल दे, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टिंग में चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में अगर शेल है तो इन तीनों के लिए यही ग्राफ आता है, एक ही बात होती है। क्यों? तो सॉलिड क्यों कंसीडर कर रहे हैं? सॉलिड इसलिए कि जो कंडक्टर होता है उसमें चार्जेस उसके स्फीयर पे, उसके सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे आप ये तीनों के लिए एक जैसे आएगा। अब चौथी कंडीशन क्या बची? तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बची। तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ओके, यूनिक सीरीज में ही नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चले पहले सिमिलैरिटी की बात कर लो। तो यहाँ पे हमको नॉन कंडक्टिंग एक चार्ज जो है शेल है, यहाँ पे हमको एक स्फेरिकल मास है जो हॉलो है, मतलब शेल ही है, लेकिन यहाँ पे उसका मास m। यहाँ पे हम चार्ज के हिसाब से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास के हिसाब से ग्रेविटेशन है। तो और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो वहां पे करंट का डिस्कशन होता है। तो ये जो पाइप है इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आई की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे मास चाहिए और यहाँ पे हमको चार्ज चाहिए। अब देखिए, ये जो चार्ज है नॉन कंडक्टिंग शेल, चार्ज शेल जिसका चार्ज कितना Q, इसकी वजह से यहां से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस अंदर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सो दिस r मे बी लेस देन कैपिटल R, दिस r मे बी इक्वल टू R और दिस r मे बी ग्रेटर दिस R। ये सब जगह सेम सिचुएशन। तो हर एक पॉसिबल डिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इनसाइड द, ओके, ये जो स्फीयर है वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो ये ऊपर है, अंदर तो हॉलो है। तो अगर चार्ज नहीं है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो ये इनसाइड जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और यहाँ पर ओके, सरफेस पर जो हमको बेसिक फॉर्मूला है, ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा? तो रेडियस के बराबर हो जा रहा। तो के क्यू बाय, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। अब इससे आगे चले गए तो ये कोई भी डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलेंगे। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो E और ये आर स्क्वायर कैसा रिलेशन है? ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमको हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। अब एग्जैक्टली यही ग्राफ अब आप देखें कि ग्रेविटेशन में भी आता है। ग्रेविटेशन फील्ड आप उसको इजी बोले या सिंपली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब ये फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी तो फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स डिवाइड बाय मास। ओके, ग्रेविटेशन में मास का डिस्कशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? ओके, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज वी आर हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा होगा कि ग्रेविटेशन फील्ड, या अगर हम उसको जी भी लिखे तो क्या होता है? GM बाय आर स्क्वायर। ओके, स्मॉल जो डिस्टेंस रहेगा, लेकिन अंदर तो कोई मास नहीं है, ये हॉलो है। तो अंदर अगर मास नहीं है तो देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अंदर मास जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो रहेगी। देखो जैसे यहाँ जीरो थी, यहाँ भी जीरो आ रही। और उसके बाद सेम जैसे ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
उसी तरह का रिलेशन चल रहा है। तो जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये हम सरफेस पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो फॉर्मूला बनेगा जीएम बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद आगे अगर डिस्टेंस लेंगे तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिखना है, फिर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। तो देख लीजिए एग्जैक्टली सेम ग्राफ। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे अगर चार्ज है उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मास है उसके अराउंड में ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आर डिस्टेंस पे देख रहे हैं, ओके, फिर से हम ये आर डिस्टेंस अंदर भी हो सकता है, ओके, ये यहां से यहां तक जो है ना ये कैपिटल आर, तो हम अगर ये पॉइंट ले लेंगे तो दिस इज लेस देन कैपिटल आर, ओके, ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज। तो फिर से क्या होगा भाई, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो पाइप है, तो पाइप है तो सिर्फ सरफेस से फ्लो होगा, अंदर से तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा बीच में से, सो करंट जीरो। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो अगर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी, तो यहाँ पे इनसाइड में, ओके, ये इनसाइड, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम ये जो कंडक्टर है लॉन्ग कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं। अगर फाइनाइट लेंगे तो फिर वहां पे कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग कंसीडर करते हैं, तो जिसे फार्मूला क्या आ जाता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। कोई और डिस्टेंस लेंगे तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो स्टिल बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, भले स्क्वायर के साथ नहीं बट स्टिल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो फिर से हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। तो अब अगर आप जो है पीवाईक्यूज देखेंगे तो बहुत पुराने पीवाईक्यू में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन रिसेंट में अगर देखेंगे तो वहां पे इनको पूछा है, समझे, यही पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये तो पहले पूछ चुके हैं तो कुछ चेंज करके पूछे, तो अब वो चेंज करके पूछने के लिए आपको ये पिछले 2-3 साल के इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ये वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप पीवाईक्यू में देखो, आप खुद सर्च करो कि क्या ये वाले क्वेश्चन कहीं पे पूछे हैं क्या, ग्रेविटेशन फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप ऐसे रखें, ओके। अब देखिए ये ग्राफ हो सकता, नहीं तो हम इसके बाद और एक नेक्स्ट टॉपिक में जो ग्राफ डिस्कस करेंगे वो हो सकता है। तो आप जो है ना एग्जाम में देखे, ओके, पीवाईक्यूज में, सॉरी एग्जाम पेपर्स में, तो ये जो है ना आपको ये समझ में आ गया, तो आप अच्छे से याद रख लो कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी वैसी ग्राफ आता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैसी ग्राफ आता है, लेकिन क्या होना चाहिए कि ये जो है ना हॉलो होना चाहिए, ये जो हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो कैसे रहना चाहिए, हॉलो कंडक्टिंग शेल, चार्ज शेल, यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल मास, और यहाँ पे जो है ना ये हॉलो कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन मैंने बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना चाहिए, मतलब ये दो सिचुएशन पे भी और जो ऐड करेंगे सेम आता है, ठीक है। तो डिटेल वीडियोस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इस यूनिक सीरीज में एक जैसा कंसेप्ट 3 जगह यूज होता है, सेम कंसेप्ट है 3 जगह यूज हो रहा है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।